वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में गाइज। और आज का जो हमारा सेशन है गाइज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और आज का जो टॉपिक है हमारा नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित है गाइज। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में गाइज पूरी नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइज। और ये जो हमारा क्लास है थ्योरी क्लास है गाइज। नागवंशी शासन व्यवस्था में जितने भी शासन से संबंधित नियम कानून और जो भी इनका इतिहास रहा था, कैसे इन लोग शासन किए, किस प्रकार से इनका शासन डेवलप हुआ और किस प्रकार से इनका शासन समाप्त हुआ, इन सभी के बारे में जानकारी इस क्लास में लेने वाले हैं गाइस। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप अगर एक गाइज आप लोग अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 11 जेपीएससी, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वैकेंसी निकल चुका है, बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम जो है ले लिया जाएगा। 17 मार्च को पीटी एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें से आप लोगों को सिलेबस में जो है नागवंशी शासन व्यवस्था हो गया, मुंडा शासन व्यवस्था हो गया, पहाड़ा शासन व्यवस्था हो गया, ये सभी शासन व्यवस्थाएँ पढ़नी है गाइज, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेंगे आप लोग को। तो गाइज उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन आप लोग को मैं लेकर आया हूं। और इससे पहले आप लोगों को मुंडा शासन व्यवस्था की जो लेक्चर वीडियो थी वो मैं आप लोग अपलोड कर चुका हूं। आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा। हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है 11th जेपीएससी के नाम से, और साथ में वीडियो सेक्शन में भी ये वीडियो मिल जाएगा गाइज। साथ ही साथ मैं इसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। मुंडा शासन व्यवस्था का जो भी लेक्चर वीडियो है, जाके वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जाकर देख लीजिएगा। चलिए गाइज आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरा थ्योरी क्लास है नागवंशी शासन व्यवस्था से, अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले ओवरऑल तो हम लोग बात करते हैं गाइज नागवंशी शासन व्यवस्था के इतिहास, यानी कि इसकी हिस्ट्री को पहले जान लेते हैं, है ना। चलिए, पहला पॉइंट बोलता है नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी यानी कि 64 ईस्वी में हुआ तथा राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक हुए थे। जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था जो प्रारंभ होता है गाइज वो प्रथम शताब्दी में प्रारंभ होता है, और ईस्वी की बात करें तो 64 ईस्वी में ये इनका प्रारंभ हुआ। और इस शासन व्यवस्था का जो पहला राजा हुआ वो फनी मुकुट राय हुआ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, याद रखिएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला जो राजा हुआ फनी मुकुट राय हुआ। दूसरा पॉइंट बोलता है यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। यह जो शासन व्यवस्था जो आया वो मुंडा शासन व्यवस्था के बाद ही स्थापित हुआ, और फनी मुकुट राय जो था प्रथम राजा था, उन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर पढ़ते हैं गाइस। अगला जो हमारा पॉइंट बोलता है नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इसके शासन काल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। देखिए नागवंशी शासक जो थे उन्होंने क्या किया था, मुंडा शासन व्यवस्था को ही क्या किया, आगे इन्होंने डेवलप किए। उन्होंने क्या किया कि मुंडा शासन की जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी नियम था, कानून था, उन्होंने क्या किया, उनमें अनुकूल परिवर्तन करते हुए उन्हें डेवलप कर दिया। और जो भी भू व्यवस्था का नियम था, कर व्यवस्था का नियम था, और जो भी शासन व्यवस्था का नियम था चलाने का, वो ऑपरेट करते रहे अनुकूल परिवर्तन के साथ। चलिए अगला पॉइंट बोलता है गाइज लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। और लंबे समय तक यह शासन व्यवस्था सर्वाइव किया, और उसके बाद मुगलों का आक्रमण जारी हो गया। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में जो है मुगलों का आक्रमण प्रारंभ होने के साथ साथ यहाँ भी आप लोग को प्रभाव देखने को मिलता है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में जो भी शासक हुए उन पर ही प्रभाव पड़ा, और इस तरह से यहाँ पर ही कुछ परिवर्तन भी हुए। प्रभाव पड़ने के साथ साथ परिवर्तन तो होना लाजमी है गाइस, तो परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना एक प्रकार का कर लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई तथा इसे मालगुजारी करने लगा। जब मुगलों का आक्रमण हुआ और नागवंशी शासक लोग मुगल सेना के अधीन हो गए, तो मुगलों ने क्या किया कि नागवंशी के जितने भी राजा थे, जितने भी शासक थे, उन पर एक नजराना लगाया गया। नजराना मतलब एक तरह का कर लगा दिया गया कि आप लोग को ये कर देना पड़ेगा, और नियमित कर लगाया कि आप लोग को ये लगातार देना पड़ेगा, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा गाइस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन
पर पड़ने लगा। देखिए गाइज, जो कर जो लिया जाता था एक नजराना के तौर पर मुगल शासकों पर, उसमें क्या होता था कि नागवंशी जो शासक थे वो आम रैयतों से कर की वसूली नहीं करते थे, जिसके कारण जो है पूरा जो कर का जो भार पड़ा वो नागवंशी शासक पर ही पड़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। बाद में बंदी से रिहा होने पर दुर्जन साल ने 6000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। देखिए, जो नियमित मालगुजारी की जो व्यवस्था रखी गई थी मुगलों के द्वारा वो नहीं चुकाने के कारण क्या किया गया, 1615 ईस्वी में जो मुगल शासक हुए जहांगीर, उन्होंने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बना लिया और 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया, इस शर्त के साथ कि उन्हें 6000 रुपया जो है वार्षिक मालगुजारी देना होगा, तभी मैं आपको रिहा कर दूंगा। तो दुर्जन साल ने इसे स्वीकार किया कि आपको 6000 रुपया मालगुजारी मिल जाएगा वार्षिक, तब जाके इनको रिहा कर दिया गया जहांगीर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोलता है, इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर यानी मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी पहड़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूयहर कहा जाता था। देखिए गाइस, जो भार था आपका क्या कहते हैं मालगुजारी वसूलने का, जो भार जो एक्स्ट्रा पड़ रहा था नागवंशी शासकों पर, उन्होंने नागवंशी राजाओं ने क्या किया कि एक नियम निकाला कि अब जो नाम रैयतों से जो कर वसूली नहीं की जाती थी वो भी अब कर वसूलना पड़ेगा, यानी कि आम जनता से भी कर वसूलना प्रारंभ किया नागवंशी राजाओं ने। और ये वसूलने का काम जो है, ये कर वसूलने का काम किसको सौंपा, तो पहाड़ा का जो प्रमुख होते थे मानकी, उन्हें दिया गया। और मानकियों को जो है नागवंशी शासक में क्या कहा जाता था, भूयहर के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, है ना। पहाड़ा प्रमुख जो मानकी होते थे उन्हें नागवंशी शासक में भूयहर के नाम से जाना जाता था, जिनका काम सौंपा गया था आम जनता से कर को वसूलना, ताकि जो राज्य का जो कर है उसका भार जो है थोड़ा सा कम किया जा सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। इनके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या पेशकश कहा जाता है। बाद में क्या हुआ, नागवंशी राजाओं ने मालगुजारी वसूलने के लिए एक अलग से जागीरदार रख लिया, और ये जागीरदार क्या करते थे, मुगल बादशाहों को मालगुजारी देते थे। कब, जब वो मांगते थे, जब मुगल शासक लोग मांगते थे तभी ये मालगुजारी देते थे, अन्यथा अपने पास ही रखते थे। और इस प्रकार जो अनियमित ये मालगुजारी हुआ उन्हें नजराना या पेशकश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जब मांगा जाता था तभी दिया जाता था, इसलिए इसका जो मालगुजारी का जो एक तरह से टैग मिला गाइज वो नजराना या पेशकश दिया गया। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं गाइज। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेवारी दी गई। देखिए 1764 में हमारा बक्सर का युद्ध होता है गाइज। उसके बाद 1765 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी मिल जाता है, और इसी के अंतर्गत जो है गाइज नागवंशी शासक जो है पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। और जो उत्तरदायी होने के बाद क्या है गया, छोटा नागपुर क्षेत्र का जो कर वसूलने की जिम्मेदारी सौंपा गया वो फोर्ट विलियम को सौंपा गया। अगला पॉइंट बोलता है 1773 ईस्वी में विटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया ताकि कर की वसूली निर्बाध तरीके से की जाए। फिर 1773 आया, 1773 में विटली जो है छोटा नागपुर का कलेक्टर बना। छोटा नागपुर क्षेत्र का कलेक्टर किसे बना गया, विटली को 1773 में, और उन्हें जो है कर वसूली का भार सौंपा गया निर्बाध तरीके से, कि कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए कर वसूली में, ये विटली को कहा गया था। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1780 में छोटा नागपुर, खास रामगढ़ तथा चतरा को मिलाकर रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया। इसका संचालन शेर घाटी से किया जाता था तथा चैपमैन को कर वसूली की जिम्मेदारी दी गई। देखिए 1780 में क्या हुआ कि छोटा नागपुर, खास, रामगढ़ तथा चतरा, ये तीनों को मिलाकर एक रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया, और इसका संचालन जो है यानी कि ऑपरेटिंग जो कहाँ से किया जाने लगा, शेर घाटी से किया
किया जाने लगा और कर वसूली का जो जिम्मेदारी सौंपा गया वो चैपमैन को सौंपा गया। अगला पॉइंट है अंग्रेजी शासनकाल में जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लाया गया था, है ना। तो अंग्रेजी शासनकाल में कर की वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गई। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जब वायसराय बने गाइस अंग्रेजी शासनकाल में, तब इन्होंने क्या किया, एक 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता भी है गाइस, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ क्या होगा कि इन्होंने क्या किया, कॉर्नवालिस जी ने जो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लाया, इन्होंने क्या किया, नागवंशी राजाओं को भी इस व्यवस्था के अंतर्गत नागवंशी राजाओं को क्या किया, जमींदार बना दिया गया और इस प्रकार जो जागीरदारी व्यवस्था थी वो जमींदारी व्यवस्था में ट्रांसफर हो गई और पूरी तरह से जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया यहाँ पर। और पूरी व्यवस्था जब समाप्त हो गया तो गाइज ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था में ट्रांसफर हो गया और यहाँ से आपका जो नागवंशी शासन व्यवस्था का पतन होना निश्चित हो चुका था। इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तथा इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हुई और इस प्रकार जो है गाइज, इस प्रकार नागवंशी शासन व्यवस्था का अंत हो गया और अंग्रेजी शासन व्यवस्था चालू हो गया गाइज। तो ओवरऑल ये पूरा हिस्ट्री रहा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था का, किस तरह से ये प्रारंभ होता है, किस तरह से डेवलपिंग होता है और किस तरह से ये समाप्त हो गया गाइज। अब इसकी कुछ शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करते हैं गाइज। ये जो शासन व्यवस्था था यानी कि नागवंशी शासन व्यवस्था था, ये 3 स्तर पर डिवाइड था। पहला ग्राम स्तर पर और दूसरा था आपका पहाड़ा स्तर पर और तीसरा राज्य स्तर पर। तो सबसे पहले ग्राम स्तर को देख लेते हैं गाइज। तो ग्राम स्तर पर एक महतो पद होता था गाइज, इसका काम जान लेते हैं कि क्या होता था। महतो या गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था, ये गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था। और दूसरा है भंडारी, ये गांव स्तर पर होता था। यह राजा के गांव में खेती करने का काम करता था और अनाज को भंडारण करने हेतु उत्तरदायी था। भंडारी का काम क्या था, राजा के गांव में खेती करना और अनाज का भंडारण करना। ये ग्राम स्तर पर ये 2 पद होते थे। चलिए अब बात करते हैं पहाड़ा स्तर पर गाइस, यानी पट्टी स्तर भी बोल सकते हैं। भूइहर या आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी था। भूइहर कौन होता था, तो भाई आपका पहाड़ा का जो प्रमुख होता था मानकी, उन्हें ही नागवंशी शासन व्यवस्था में भूइहर कहा जाता था, जिन्हें सौंपा गया था क्या, आम जनता से मालगुजारी वसूलना। इन्हें विभिन्न न्यायिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। इन्हें आपका जुडिशरी और पॉलिटिकल दोनों प्रकार के पावर प्राप्त थे गाइज। चलिए अगला जो है पहाड़ा स्तर पर ही गाइज, अगला जो शब्द है यानी कि इम्पोर्टेंट वर्ड है, पद बोल सकते हैं, पाहन। पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के आयोजन व संचालन हेतु पाहन जिम्मेवार था। जितने भी सांस्कृतिक कार्य हो गया, धार्मिक कार्य हो गया, उनका आयोजन और संचालन करने का काम कौन करता था, पट्टी स्तर पर यानी पहाड़ा स्तर पर पाहन करता था। चलिए अब देख लेते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर आता है महाराज। नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर राजा को महाराज शब्द से संबोधित किया गया। ये जो शब्द है गाइज, ये शब्द क्या है, जो जैसे ही नागवंशी शासन व्यवस्था लागू होता है तो उसे राजा जो कहा जाता था, है ना, मुंडा शासन व्यवस्था में, उस शासन व्यवस्था में क्या था, मुंडा शासन व्यवस्था राजा कहा जाता था। लेकिन जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था लागू होता है तो राजा शब्द हटाकर महाराजा शब्द कहना स्टार्ट कर दिया गया यहाँ के शासकों को। आता है फिर अगला जो शब्द आता है दीवान। यह राज्य का वित्तीय प्रमुख होता था तथा राज्य के सभी वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था। देखिए दीवान जो होता था क्या है, राज्य का जितने भी वित्तीय फाइनेंशियल जो प्रमुख हुआ, फाइनेंशियल हेड हो गया, वो दीवान होता था और जितने भी फाइनेंशियल वर्क होता था उनकी जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई थी, तो दीवान को ही सौंपी गई थी। अब आते हैं पांडे। पांडे का क्या कार्य था, पंच द्वारा या पहाड़ा राजा द्वारा लिए गए निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पांडे की होती थी। ये पांडे बेचारा क्या कहता था, जो भी पंच या पहाड़ा राजा लोग जो भी निर्णय लेते थे उन्हें लोगों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी था वो पांडे को ही था।
तो ये ओवरऑल हमारा नागवासी शासन व्यवस्था का लेक्चर वीडियो समाप्त होता है गाइज। और ये लेक्चर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये लेक्चर वीडियो आप लोग अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल के साथ धन्यवाद करता हूँ गाइज। थैंक यू, आप लोगों ने ये सेशन को पूरा देखा गाइज। और सेशन आई होप आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा गाइज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ध्यान रखिएगा कि सिलेबस में आप लोग को इंक्लूड है, इसलिए पूरा का पूरा लेक्चर वीडियो आप लोगों को मैं दे चुका हूँ गाइज। चलिए, तो ये लेक्चर वीडियो यहीं समाप्त होता है गाइज, आज का हमारा क्लास है ना। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगता है गाइज। और मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में अगले शासन व्यवस्था के बारे में ज़रूर लेकर आऊँगा गाइज। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी हेल्प हो सके गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।